नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रेडिबल न्यूज का खास कार्यक्रम आमने सामने। बीते दिन राजनाथ सिंह ने एक बयान दिया है, बिल्कुल उसी तरीके का बयान, क्योंकि हर बात में भाजपा को नेहरू तो याद ही आ जाते हैं। अब बाबरी मस्जिद को लेकर के यह बयान है और कहा जा रहा है, राजनाथ सिंह की तरफ से कहा जा रहा है कि बाबरी मस्जिद नेहरू बनवाने के लिए सरकारी पैसा देना चाहते थे और सोमनाथ मंदिर के फंड को रोक रहे थे। अब बात नेहरू की उठी है और काफी दर्शकों की बड़ी इच्छा थी। कमेंट में आप काफी दिन से पूछ भी रहे थे कि सर के नेहरू पर वीडियो आनी चाहिए, सीरीज आनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सर, राजनाथ सिंह अब बोल रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि पटेल साहब ने इसके लिए मना किया। हाँ। तो बात यह है दोस्तों, मैं एक ऐसा राज खोलने जा रहा हूं जो आज तक किसी ने नहीं खोला है, और वो राज ये है कि ये बात 1991 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने होनोलुलु के होटल हेडगेवार में राजनाथ सिंह को रूम नंबर 420 में पर्सनली बताई थी। होनोलुलु में 1991 में मुलाकात हुई राजनाथ सिंह और वल्लभ भाई पटेल की। स्वर्ग से आए होंगे, इनके लिए तो आ ही सकते हैं। रूम नंबर नोट कर लीजिए, 420, और होटल का नाम था होटल हेडगेवार। वहां पर यह बात हुई और राजनाथ सिंह को 1991 के आज लगभग 35 साल बाद यह बात याद आई और उन्होंने बक दिया। होटल कहना तो मैं नहीं कहूंगा। होटल कहां है सर? होटल हेडगेवार होनोलुलु में है। अच्छा। हाँ, ये जो मैं बता रहा हूं ये उतना ही सच है जितना राजनाथ सिंह का ये बयान सच है। राजनाथ सिंह पढ़े लिखे आदमी है, वो 8वीं 12वीं फेल नहीं है, पीएचडी है। बिल्कुल। वो जैसे मेरे पिताजी फिजिक्स के प्रोफेसर थे, वो भी फिजिक्स के प्रोफेसर रहे हैं और अच्छे खासे पढ़े लिखे आदमी हैं। मेरी उनसे 2 मुलाकातें हैं, उनको नहीं याद होगा लेकिन मुझे याद है। तो मेरी उनसे 2 मुलाकातें हैं और अभी तक का इंप्रेशन था कि चलो बीजेपी के अंदर पढ़े लिखे लोग भी हैं जो जबान संभाल के बात करते हैं। लेकिन दिक्कत यह हो गई है कि बीजेपी में आगे बढ़ने के लिए और बने रहने के लिए, अपना मंत्री पद बनाए रखने के लिए और अपने बेटे की विधायकी बनाए रखने के लिए ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें करनी जरूरी है। यह भी हो सकता है 60 से ऊपर के हो गए हो ही गए हैं 60 से ऊपर के। तो 60 से ऊपर के लिए हमारी भाषा में एक खास शब्द उपयोग किया जाता है, चूंकि वो मंत्री हैं, एक संवैधानिक पद पे बैठे हैं, इसलिए मैं उस पद का प्रयोग नहीं कर रहा हूं। अगर वो केवल नेता होते तो मैं कहता सठिया गए हैं, लेकिन चूंकि वो मंत्री हैं, एक संवैधानिक पद पे बैठे हैं, तो उनको भले संविधान का और अपना सम्मान ना हो, मेरे लिए वो मेरे पिता के उम्र के हैं, फिजिक्स के प्रोफेसर रहे हैं, मंत्री हैं, तो मैं उनके लिए कोई अपमानजनक शब्द उपयोग नहीं करना चाहूंगा। सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हमारी बिल्डिंग में भी बहुत सारे बूढ़े लोग हैं जो इंजीनियर्स और क्या क्या बड़े बड़े सरकारी पोस्ट से आए हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं। नेहरू के टाइम में जो पेंशन बनी थी, पेंशन का जो नियम बना था, उस पेंशन से 1 लाख 1.5 लाख 1.25 लाख तक की पेंशन ले रहे हैं। जी बिल्कुल। उसी समय के पैसों से अपने बच्चों को पढ़ाए थे जब कॉलेज एजुकेशन फ्री था, और खुद तो फ्री में पढ़े थे। सारे मजे उन्होंने कांग्रेस के पीरियड के लिए हैं। अब दिन रात व्हाट्सएप में लगे रहते हैं और व्हाट्सएप पे इस तरह की जो खबरें आती हैं, शाम को पार्क में बैठकर उनको ज्ञान देते हैं। तो मैं कहता हूं इनके जीवन का 70-60 साल बर्बाद हो गया। जितना 60-70 साल में सीखा था सब बर्बाद हो गया। इन्होंने अपने सारे ज्ञान को व्हाट्सएप में डुबो दिया। राजनाथ सिंह जी ने जो प्रतिष्ठा बनाई थी इतने टाइम तक, जी। एक अच्छे व्यक्ति की, एक अच्छे नेता की, इस तरह के बयानात देकर उस प्रतिष्ठा को वो गड्ढे में गिरा रहे हैं। देखिए, मैं इतिहास पढ़ता हूं थोड़ा बहुत, लिखता हूं थोड़ा बहुत। इतिहास जानने वाला कोई भी आदमी कहेगा सबसे पहले, जैसे मैं आपसे कहूं फला घटना हुई थी, नेहरू जी ने पटेल से यह कहा था, तो मूर्ख आदमी तो मान सकता है, लेकिन पढ़ा लिखा आदमी कहेगा अशोक जी आपके सामने तो कहा नहीं होगा, आप तो तब पैदा हुए नहीं थे। बिल्कुल। तो ये बताइए आप कह कहां से रहे हैं, आपका सोर्स क्या है, स्रोत क्या है आपका। जी। तब मैं बताऊंगा कि भाई पटेल जी ने नेहरू जी को जो चिट्ठियां लिखी हैं, या नेहरू जी ने पटेल जी को जो चिट्ठियां लिखी हैं, और उस जमाने में चिट्ठियां लिखी जाती थी, वो सारी चिट्ठियां कलेक्टेड हैं। पटेल का सारा लिखा 10 खंड में है और नेहरू जी का सारा लिखा अब 99 या 90 खंड में आ गया है। जी। पहले भी 30-35 खंड तो हम लोगों ने पढ़े ही हैं, देखे ही हैं। अगर उसमें कहीं इसका जिक्र हो तो बताइए। जो जिक्र है वो मैं बता देता हूं। सोमनाथ मंदिर बन रहा था, सरदार पटेल ने कहा कि 1 रुपया सरकारी पैसा इसमें नहीं लगेगा, इसमें जो खर्चा होगा वो चंदे का पैसा खर्च होगा। जी। लोगों से चंदा लिया जाएगा, धार्मिक काम है, लोग सहयोग करें। लोगों ने सहयोग किया, चंदा दिया, जिससे सोमनाथ मंदिर बना। जी। तो सरदार पटेल जो सोमनाथ मंदिर तक के लिए सरकारी पैसा नहीं ले रहे थे, और आप नेहरू जिन्होंने जिंदगी में कभी किसी धार्मिक नेता के साथ
मंच शेयर नहीं किया, ना हिंदू नेता के साथ ना मुस्लिम नेता के साथ, मतलब धार्मिक नेता के साथ। बाकी तो मौलाना आजाद और वगैरह वगैरह सब तरह के लोग उनके साथ थे ही, चाहे वो पुरुषोत्तम दास टंडन हो, चाहे ये हो, ये सारे लोग थे। लेकिन किसी मौलवी या किसी पुजारी के साथ नेहरू जी की कोई मुझे एक तस्वीर दिखा दे। मैं आपको एक घटना याद दिला देता हूं। भगत सिंह ने एक लेख लिखा है कि नए जमाने में हमारे नेता कौन हो सकते हैं, और उसमें दो नाम पर वो रुकते हैं, पंडित नेहरू और सुभाष बाबू। ये दोनों उस समय फायर ब्रांड युवा नेता होते थे। बिल्कुल। और वो कहते हैं, पंडित नेहरू के बारे में एक घटना बताते हैं कि किसी मंच पे बैठे हुए थे और कोई पॉलिटिकल लीडर बार बार अल्लाह अल्लाह खुदा खुदा करने लगे, तो बोला उन्होंने कि ये अल्लाह और खुदा आपको करना है तो मस्जिद में जाके कीजिए, पॉलिटिकल मंच से ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये है पंडित नेहरू। उस आदमी ने जीवन में किसी मौलवी के साथ, किसी धार्मिक नेता के साथ या किसी पुजारी के साथ मंच शेयर नहीं किया। आज के प्रधानमंत्री की तरह नहीं है कि मंदिर मंदिर जाकर फोटो खिंचाएं कि हिंदुओं का वोट मिले। वो उनकी अपनी आस्था थी। जब पत्नी मरी थी, उन्होंने उनका अंतिम संस्कार किया था, और उनकी जो राख थी वो थोड़ी सी अपने पास रख ली थी सारी नदियों में बहाने के बाद, और कहा कि जब मैं मरूंगा तो इस राख को मेरे साथी, मेरी राख के साथ ही बहा देना, अपनी पत्नी की राख को, कमला जी की राख को। और यही हुआ था। अपने पिताजी का अंतिम संस्कार किया, माता जी का संस्कार किया, यमुना में गंगा में डुबकी लगाते हुए उनकी तस्वीरें हैं। व्यक्तिगत था उनका धर्म, उसका प्रदर्शन वो नहीं करते थे। जी। और शायद सर सोमनाथ में भी जो उसका उद्घाटन था, वहां पर भी खुद वो शायद नहीं गए थे। उनका बहुत साफ कहना था कि मैं प्रधानमंत्री पद पर हूं तो किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में मेरा हिस्सा लेना उचित नहीं है। व्यक्तिगत ठीक है, बेटी की शादी करानी है या माँ का अंतिम क्रिया करना है, पत्नी की अंतिम क्रिया करना है, हालांकि ये सब बिटिया की शादी बाद में हुई इंदिरा जी की, लेकिन बाकी सब तो पहले ही हो चुका था प्रधानमंत्री बनने के बाद। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री होने के नाते किसी धार्मिक उसमें मुझे नहीं जाना चाहिए, उनका ये मानना था जी। और इसलिए वो नहीं गए जी। और वो नहीं चाहते थे कि बाकी लोग भी जाएं, क्योंकि वो चाहते थे कि जो सरकार हो वो सेकुलर हो। आपको पूजा पाठ करना है अपने घर में कीजिए, लेकिन पूजा पाठ का पॉलिटिसाइजेशन, राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, ये नेहरू जी चाहते थे जी। और ये उन्होंने जीवन भर किया। इससे आप सहमत असहमत हो सकते हैं। लेकिन बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे नेहरू जी, वो भी सरकारी पैसे से। राजनाथ सिंह को और उनके सारे समर्थकों को मेरी खुली चुनौती है। मैं बहुत छोटा सा आदमी हूं, लेकिन लिखता पढ़ता हूं, और देखिए आपके पास 1 करोड़ होगा तो भी उसी किताब से सोर्स मिलेगा जी, बिल्कुल। और हमारी तरह जेब खाली होगी तो भी उसी किताब से सोर्स मिलेगा, और कोई सोर्स नहीं है जी। मंत्रियों को, पढ़े लिखे और पैसे वालों को कोई अलग से सोर्स नहीं मिल जाता है। तो मेरी खुली चुनौती है राजनाथ सिंह को और उनके पूरे मंत्रिमंडल को, उनके सारे इतिहासकारों को और उनके सारे भक्तों को, कि ये जो तथ्य उन्होंने कहा है कि नेहरू बाबरी मस्जिद सरकारी पैसे से बनाना चाहते थे और सरदार पटेल ने इसको रोका, इसके समर्थन में एक स्रोत लाकर दे दे। मेरा दावा है कोई स्रोत नहीं मिलेगा। और ये झूठ वो क्यों बोल रहे हैं, इस तरह की बात, भड़काने वाली बात वो क्यों कर रहे हैं, ये बहुत क्लियर है जी। देखो हालत खराब है इस समय। एसआईआर पर कोर्ट में मार पड़ रही है। एसआईआर पर सारा देश जानता है कि एसआईआर फ्रॉड हो रहा है। मैं बार बार कहता हूं, भाजपा समर्थक भी जानता है, चुप इसलिए है बस क्योंकि इससे उसका फायदा हो रहा है। महंगाई आसमान छू रही है, आंकड़ा दे रहे हैं कि महंगाई नहीं बढ़ रही है, तो आईएमएफ कह रहा है कि तुम्हारे आंकड़े फर्जी हैं, लो सी ग्रेड बना दिया। सी ग्रेड बना 70 साल में पहली बार हमारा आंकड़ा सी ग्रेड हो गया जी जी। उसके बाद रुपया जो है 90 पार कर गया, पहली बार। $1 का जो कीमत है वो 90 रुपए से भी ज्यादा हो गया। ये भी 80 साल में पहली बार हुआ है। ये 70 साल कहते हैं, मैं 10 और इनके बढ़ा देता हूं, तो 80 साल में पहली बार ये भी हुआ है। रुपया एकदम गड्ढे में चला गया है, इकोनॉमी गड्ढे में जा रही है। पाकिस्तान के साथ आपने लड़ाई लड़ी, बड़ी बड़ी बातें की, और सारी दुनिया कह रही है कि आप भारी नहीं पड़े, पाकिस्तान भारी पड़ा, आपकी जहाजें गिराई गई जी। दुनिया में कहीं आपको समर्थन नहीं मिला। 30-40 देश आपने भेज दिया लोगों को घूमने के लिए, करोड़ों खर्चा हो गए, कहीं समर्थन नहीं मिला। तो इस समय सरकार 80 सालों की सबसे नाकाम और नाकाबिल सरकार साबित हो रही है। तो सहारा कौन है? नेहरू जी। नेहरू जी के कंधे पे सर रख के रोइए। अच्छा, एक चीज और इसमें कह रहे हैं, तमाम ये दावे हैं, इन दावों को हम आपको स्क्रीन पर भी दिखाएंगे, कुछ पॉइंट वाइज चीजें हम दिखा देते हैं राजनाथ सिंह ने क्या कहा है। लेकिन इस दावों के बीच में ये कह रहे हैं कि असली धर्मनिरपेक्षता ये है कि जैसे राम मंदिर के लिए लोगों ने चंदा दिया, तो यही धर्मनिरपेक्षता है। तो जैसे आपने जिक्र किया सर कि शुरू में भी जो सोमनाथ मंदिर के लिए भी जनता ने पैसे दिया और पटेल ने इसके लिए बात कही भी, तो धर्मनिरपेक्षता की अलग परिभाषा। असली धर्मनिरपेक्षता ये है कि नेता मंदिर और मस्जिद के नाम पर नहीं, विकास के नाम पर वोट मांगे।
जब कोई नेता विकास की जगह, देश की भलाई की जगह, देश को मजबूत बनाने की जगह सेना के नाम पर वोट मांगना शुरू करता है, दंगों के नाम पर वोट मांगना शुरू करता है, मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट मांगना शुरू करता है, तो यही कम्युनलिज्म है और यही देश के विनाश का कारक बनता है। जनता मस्त हो जाती है कि अब्दुल टाइट है और यहां अपनी चूड़ी इतनी टाइट हो चुकी है कि अब किसी काम के बचे नहीं। हाँ, और जो दुनिया जो झूठ भी एक तरीके से कह रही है, मान लीजिए झूठ ही है कि जो दुनिया रिपोर्ट दे रही है कि भारत इस पर है, तो उसका खंडन भी नहीं कर पा रहे हैं। कहां से करेंगे? और दुनिया क्यों रिपोर्ट देगी झूठी? आपका दुनिया में डंका बजता है, तो जिसका डंका बजता है उसकी रिपोर्ट क्यों झूठी होगी भाई? आप गले मिले तो वो सही है और रिपोर्ट आए तो झूठी है जी। अभी कोई विदेश में अमेरिका का कोई पार्षद तारीफ कर दे मोदी जी की, हाँ, तो उसका बोर्ड बन के लग जाएगा एकदम। लेकिन बाकायदा रिपोर्ट जो सारी दुनिया के लिए, और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड भी गलत बोल रहा है, जिसके सबसे बड़े कर्जदार हैं आप, कर्जा लेना बंद कर दीजिए। आईएमएफ का सबसे बड़ा कर्जदार इस समय भारत को बना दिया नरेंद्र मोदी ने। और आईएमएफ की बात, इनकी हिम्मत है कि कह दे कि सी ग्रेड कैसे दे दिया? कहीं नहीं सकते, अगला लोन रुक जाएगा। कैसी बात कर रहे हैं आप? मालिक के सामने झुके हुए हैं, ये मालिक के सामने थोड़े बोलेंगे ये गरीबों के सामने, मुसलमानों के सामने, आम लोगों के सामने उनका घर तुड़वाएंगे। आईएमएफ का दफ्तर बंद करवा दे दिल्ली में। अगर आईएमएफ ने गलत रिपोर्ट दिया है, आईएमएफ से नाराजगी है, तो आईएमएफ का दिल्ली में जो दफ्तर है उसको बंद करवा दे जी, तब समझ में आएगा। चलिए सर, अंत में हम कुछ सवाल और कुछ ऐसे मिले जुले सवाल लेते हैं लोगों के। अशोक कुमार जी ने एक प्रश्न किया है कि ज्ञानेश कुमार ने कहा था कि जिनके मकान नहीं होता, ये आप सब भी खबर देखे होंगे बिहार चुनाव के समय। देखिए, ज्ञानेश कुमार जिनका कोई मकान नहीं होता, इनको 0 नंबर देने की बात कर रहे हैं। ज्ञानेश कुमार ने यह भी कह दिया कि दुनिया हमारी चुनावी व्यवस्था पे भरोसा करती है, इसलिए आईएईए का प्रेसिडेंट बना। ये नहीं बताया कि वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें दुनिया भर के लोकतांत्रिक देश शामिल हैं और रोटेशन से मिलता है। हम और आप हैं, रोटेशन हो जाए कि एक साल मैं अध्यक्ष रहूंगा, अगले साल आप अध्यक्ष रहेंगे, ऐसा रोटेशन है उसका। नंबर आया इंडिया का तो इनको मिल गया और उसको ब्रैग कर रहे हैं कि हमारे चुनाव के चलते हमको मिला हुआ है। तो जो आदमी इस लेवल का झूठ बोल सकता है, मकान नंबर 0 की ये बात कर रहे हैं कि गरीब को मिलता है। चलिए 10 लोगों को मकान नंबर 0 मिल गया, आप कैसे तय करेंगे कौन सा किसका मकान है? बेकार की बात है ये। बिल्कुल। मैंने स्टैटिस्टिकल सिस्टम में काम किया है, 0 नंबर नहीं दिया जाता है, उसके भी तरीके होते हैं। उसके भी बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया कि 3 झुग्गियां हैं जी और उनमें नंबर नहीं है, तो आप क्या करेंगे? JH1 बना देंगे, JH2 बना देंगे, JH3 बना देंगे और एक तरीका बनाएंगे कि यहां से हम मकान नंबर गिनना शुरू करेंगे। सरपेंटाइल गिनेंगे या कैसे गिनेंगे वो हम कर लेंगे। वो तरीका होता है, मैं करके दिखा सकता हूं, मैंने किया है अपनी नौकरी में, मैंने किया है। तो आप पहले को JH1 नंबर दे देंगे, दूसरे को JH2। जब दूसरी झुग्गी में जाएंगे उसको आप मान लीजिए कि आपने JH1 कर दिया, JHA पहले को किया, दूसरे को JHB किया, तो JHB1, JHB2, JHB3। मकान नंबर इसलिए होता है कि कोई भी व्यक्ति उस नंबर से जाकर सटीक पहचान कर सके। अगर किसी मकान नंबर से मकान की सटीक पहचान नहीं हो पा रही है तो घपला करने के लिए दिया। तो अशोक कुमार जी, ये आपका सवाल था और आपको जवाब बिल्कुल ये मिल गया। 2 चीजें हैं इसमें, काफी लोगों को मिला जुला इसमें सवाल हमारे कमेंट्स बॉक्स में आ रहे हैं कि न्यायालय क्या सिर्फ फटकार लगाने के लिए रह गया है, और दूसरा शेख हसीना को भारत। अब न्यायालय किस लिए रह गया, इस पर तो मैं क्या बोलूं, आप देख ही रहे हैं। शेख हसीना पर कहा गया कि भारत में क्यों पनाह दी गई है, देखिए मैं इसके बिल्कुल मुखालफत नहीं करूंगा। जो घुसपैठिए कह के भगाया जा रहा है भारतीय नागरिकों को और तमाशा मचाया जा रहा है, वो गलत है। लेकिन शेख हसीना हमारी मित्र प्रधानमंत्री थी, जब तक रही बांग्लादेश से हमारे रिश्ते बहुत अच्छे रहे। तो अगर आज वो मुश्किल में है, उनको भारत ने पनाह दिया है, तो मैं इसका समर्थन करता हूं, मैं इस पर कोई टांट नहीं करूंगा। तो आप देख रहे थे द क्रेडिबल न्यूज का खास कार्यक्रम आमने सामने। हमने बातचीत की राजनाथ सिंह के उन दावों पर, और जो दावे वो कर रहे हैं नेहरू को लेकर और खासकर बाबरी विध्वंस को लेकर के, काफी चीजें आपके दिमाग में एकदम क्लियर हुई होंगी। आप भी तथ्य पढ़िए, किताबें उठाइए, सिर्फ मंत्रियों के बयानों पर मत जाइए। कमेंट करिए, प्रतिक्रिया दीजिए और देखते रहिए हमारा ये खास कार्यक्रम। धन्यवाद।